ये 1 करोड़ जीतने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, तो एक व्यवस्थी फ्रॉम इंडिया। और जब मैंने वो टी शर्ट इंडिया की जर्सी पहनी हुई थी जिसपे दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आनंद होनहारों की सीरीज में आज मेरे साथ हैं शताब्दी अवस्थी जी, जो राजस्थान की हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, एक बड़ा चेहरा हैं। आज हम बात करेंगे उनके जीवन में, जब उनका जीवन बदलता है उसके बाद, और अब जो संघर्षों की पूरी कहानी रही और जो सफलता मिलती है। सीधे चलते हैं हम शताब्दी अवस्थी के पास और उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं दिव्यांगों को आगे लेके आने का, इसके लिए आपने मुझे उपयुक्त समझा और अपना समय मुझे दिया, उसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। संघर्ष जो था आपके, जब आपके जीवन में एक्सीडेंट होता है और आपके दोनों पैर अब उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में आप शुरू में थे, तो उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। कैसे वो घटना हुआ, घटनाक्रम के बाद कैसे जीवन बदलता गया। जी बिल्कुल संतोष जी, मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे समाज में दिव्यांगता को एक अभिशाप समझा जाता है, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे केस में तो मैं जो मेरी दिव्यांगता है उसको मैं एक वरदान मानती हूं। और शायद ये दिव्यांगता मुझे मिली इसलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैं भी एक साधारण लड़की थी जिसके बहुत सारे सपने थे। मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और उसके लिए मैं निरंतर तैयारी भी कर रही थी। 2005 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैं अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही थी। तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं छत से गिर गई थी जिस वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मुझे हुई और मेरे दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया, या मैं कहूँ कि कमर के नीचे वाले हिस्से ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, जिसमें मतलब मुझे बिलो वेस्ट किसी भी तरह की सेंसेशन मुझे मेरे शरीर में नहीं है। तो वो एक ऐसा वक्त था जिसने मुझे झकझोर के रख दिया था। मुझे नहीं समझ आया था कि अब मुझे क्या करना है। एक ऐसा इंसान जिसके बहुत सारे सपने हों, जो बहुत कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, जिसकी फैमिली मेंबर्स ने बहुत सारे सपने देखे हुए थे उसके बारे में, वो सब कुछ अचानक से, जैसे एक पक्षी होता है और उसके पंख कट जाते हैं और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है, ऐसे कुछ उसी तरह की हालत मेरी हो गई थी। आनंद होनहारों की कहानी में आज हमारी बातचीत हो रही है शताब्दी अवस्थी जी से। इन्होंने बताया कैसे घटनाक्रम हुआ। दरअसल दिक्कत वहीं आती है जब परिवार इन चीजों को उस समय स्वीकार कर पाता है, नहीं कर पाता है, कि उसके बाद जब घटनाक्रम आपका हुआ, आपके जो सहयोगी थे, जो दोस्त रहे होंगे, जो परिवार में लोग रहे होंगे, उन्होंने आपके जीवन में फिर आगे क्या कहा कि अब यहीं एंड कर दो लाइफ, या ये इसी तरीके से रहो, या इसके आगे भी जाना है। कुल जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो शुरू में मुझे यही बोला गया था कि आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो आज हम जैसा जनरली सुनते भी हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे भी यही था कि हाँ, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो वक्त निकलता जा रहा था। फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी, हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। मतलब मैं बिल्कुल एक गिलास पानी तक के लिए मैं मोहताज हो गई थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके ऊपर एक बोझ हूँ। तो मैं शुरू में सोच रही थी कि हाँ बस मैं ठीक हो जाऊंगी। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद अब कुछ नहीं बदलने वाला है, अब इसी तरह से मेरी जिंदगी एक व्हीलचेयर के ऊपर निकलेगी। ये समझ में आया कि अब आपको आगे बढ़ना है। तो एक मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल एक अंधेरे रास्ते जैसा था, जहाँ पे मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी कि मैं किस दिशा में अपने कदम बढ़ाऊं, मैं क्या करूं। तो उस वक्त जो एकमात्र मेरे पास में हथियार था वो थी मेरी शिक्षा। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो अपनी एजुकेशन के सहारे मैंने आगे बढ़ने का सोचा। मैंने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी स्टार्ट की और 2010 के अंदर मेरा सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर हुआ। शताब्दी जी के पैरों में चोट आई और दोनों पैर अभी काम करने योग्य नहीं है, लेकिन शताब्दी जी की स्पीड बनी रही, एकदम उसी तरीके से जैसा आपको शताब्दी नाम से महसूस होता है। इन्होंने बैंक की नौकरी ली, साथ ही साथ कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम में भी गई और लगातार काम कर रही हैं। उनके परिवार में जो एक माहौल था, या इनके आसपास जो एक तरीके का ये माहौल रहा होगा कि शताब्दी तो अब व्हीलचेयर पे ही रहने वाली थी, अचानक से बैंक मैनेजर कैसे बन गई, इसका रिएक्शन क्या था, इसकी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, मैं कहूँ कि मुझे जो भी जितनी भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली वो मेरे घर से मिली। मेरे मम्मी, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। स्पेशली मेरे पापा, वो हमेशा बोलते थे कि बेटा तू कभी हार नहीं मान सकती है। उनको उम्मीद थी कि वो हमेशा बोला तो ये करते थे कि मुझे पता है तू एक दिन चलेगी और तू बहुत आगे जाएगी। बट शायद ये उन्हीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की दुआओं से हूँ। वो तो अब मेरे साथ में है नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहता है। और वाकई में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं आगे बढ़ पाई। जब मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ तो वो एक बहुत खुशी का पल था, और सारे फैमिली वाले बहुत खुश थे। स्पेशली मेरे पापा बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो बहुत गर्व से ये बात बोलते थे कि हाँ, मैं मैनेजर का बाप हूँ। तो मुझे भी लगता था कि कहीं ना चाहते हुए मैंने जो घर वालों को दुख दिए मेरी वजह से, उनको मैं किसी हद तक पूरा कर पाई हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे पे एक मुस्कुराहट में लेके आ पाई थी, जो कि मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग देती थी। लेकिन हुआ ये कि जॉब लगने के 6 महीने के अंदर अंदर पापा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। तो उस वक्त भी बिल्कुल टूट गई थी मैं। उस हादसे ने मुझे तोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए जीना चाहती थी और अचानक से पापा का हमें छोड़ के चले जाना बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन बस फिर मम्मी को वो बोलता है ना कि जिंदगी रुका नहीं करती, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। तो फिर मम्मी की तरफ देखा। आ, मम्मी का दुख मेरे दुख से कहीं ज्यादा था। तो मम्मी के लिए फिर हमने जीना शुरू किया। उसी बीच एक ऐसा पल जिंदगी में आया जिसने रातों रात सब कुछ बदल के रख दिया। वो था कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन होना। कभी सोचा नहीं था कि मैं उस लेवल पे जाऊंगी या वहां तक मैं पहुंचूंगी। लेकिन बस किस्मत होती है जो कहीं कहीं ना कहीं ये डिसाइड था मेरे लिए। और मैंने उसके रजिस्ट्रेशन किए, तैयारी की, कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशंस के लिए। मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं हॉट सीट तक भी पहुंची, और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने खेलते हुए मैंने 50 लाख रुपए जीते, जो कि अभी तक राजस्थान से इतना बड़ा अमाउंट जीतने वाली मैं इकलौती महिला हूँ। अब ये पूछते हैं कि कौन सा ऐसा सवाल था जिसकी वजह से 50 लाख के आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाई, और वही सवाल जो 50 लाख दे गया। उस शो में कुछ इस तरह मेरे साथ में हुआ कि जो 25 लाख वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे मैं अटक गई थी और मेरी 2 लाइफलाइन वहां चली गई थी। तो मुझे ये श्योर था कि मुझे इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद में रिस्क नहीं लेनी है। तो 25 लाख वाले क्वेश्चन, जब मैं 25 लाख का अमाउंट जीती तो मेरी सारी लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब 50 लाख का क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो क्योंकि मैं उसमें हिस्ट्री की स्टूडेंट भी रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी मेरी, मतलब एजुकेशन, जीके मेरी अच्छी थी। तो जो 50 लाख का क्वेश्चन आया था वो किस्मत से मुझे आता था। तो जब क्वेश्चन आया तो आते ही मैंने उस क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में दे दिया था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि किस पुस्तक में लिखा हुआ है कि हमारे जो पूर्वज थे, आर्य आर्य जो हमारी सभ्यता थी, आर्यन सभ्यता, उनका जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। और ये मुझे किस्मत से ध्यान था कि बाल गंगाधर तिलक की बुक है एक, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो उन्होंने ये लिखा था कि जो आर्यंस थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये क्वेश्चन मुझे याद था, तो क्वेश्चन आते ही मैंने आंसर दिया। अमिताभ जी ने मुझे बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की कि मैं उसका उत्तर ना दूं और क्विट कर लूं, क्योंकि 50 लाख का क्वेश्चन था और विदाउट लाइफ लाइन में खेल रही थी। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। इसके बाद जो 1 करोड़ वाला क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे लोग सामने आके बैठ गए थे। बूस्टर्स होते हैं, उनको लेके बैठ गए थे फोड़ने के लिए। बहुत सारी टीम के मेंबर्स आ गए थे कि हाँ शायद अभी 1 करोड़ जीतने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। तो एक तो वैसे ही बहुत नर्वस मैं हो गई थी उस टाइम पे। और क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से आया था कि अ, दुनिया में कोई एक ऐसा देश है जो हमारे साथ में 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, और 1974 में वो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का मुझे सीरियसली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब क्वेश्चन आया तो मैंने सोच लिया था कि मुझे क्विट ही करना है, और मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने वहीं पे अपना गेम छोड़ दिया था। कौन बनेगा करोड़पति में आप जा रही थी, उसके पहले की लाइफ और जब वहां से लौट के आई उसके बाद की लाइफ में कितना परिवर्तन आया? बनेगा करोड़पति से पहले मैं एक आम लड़की थी जिसको शायद कोई भी नहीं जानता था सिवाय मेरे बैंक के कस्टमर्स के। लेकिन जब मैं केबीसी के बाद आई थी तो मैं एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी।
पूरे मैं कहूंगी सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर से भी, अब्रॉड से भी जितने भी हमारे एनआरआईज हैं, मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे लेटर्स आए थे। कई लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत सारी लोगों के फोन मुझे आए उस टाइम पे। तो मैं कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल नेम और फेम मुझे मिल चुका था करोड़पति के बाद में। और जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कि अब मुझे किस्मत से या मेरी मेहनत से मुझे ये मुकाम मिला है, तो मुझे आगे बढ़ना था, मुझे अब रुकना नहीं था। और मेरा जो एक बचपन से सपना था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती थी, जैसे मैंने बताया मुझे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना था, पर मैं वो नहीं कर पाई। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे सपने को मैंने अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। इंडिया के लिए कुछ करना था, वो मैं नहीं कर पा रही थी, और बहुत परेशान मैं उस चीज को लेके रहती थी। तभी वो कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा बचपन से स्पोर्ट्स को लेके कोई मेरा एक्सपोजर नहीं रहा था कभी, बस सिर्फ स्कूल में या गली मोहल्ले वाले गेम से हम खेला करते थे। लेकिन 2016 में हमने देखा कि जब ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स हुए थे, तो वहां पे एबल बॉडी के अंदर हम लोग तरस गए मेडल लेके आने के लिए। मुश्किल से पीवी सिंधु और साक्षी मलिक, ये दो बेटियां थी जो देश को 2 मेडल दिला पाई, अदरवाइज तो लगा था कि शायद ये ओलंपिक हमारा सूखा ही निकलेगा। वहीं हमने पैरा स्पोर्ट्स के अंदर देखा कि इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल्स, इंडिया ने 4 मेडल जीते। और दीपा मलिक जी जो हैं, वो 70 सालों में पहली पैरा एथलीट बनी जो इंडिया के लिए ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई थी। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी स्पोर्ट्स स्टार्ट करना चाहिए, शायद जो मेरा सपना है वो इस रास्ते से पूरा हो सकता है। तो ओलंपिक के बाद में अक्टूबर 2016 में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। और मैं ये मानती हूँ कि स्पोर्ट्स स्टार्ट करना मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों में से एक है, और ये शायद मेरा सबसे अच्छा फैसला था कि मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया। स्पोर्ट्स में आने के बाद में मेरी जिंदगी जितनी केबीसी में नहीं बदली थी, केबीसी के बाद में उतनी उतनी लाइफ मेरी स्पोर्ट्स में आने के बाद में बदली है। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत एक डर था, क्योंकि मेरी 31 उस टाइम पे मेरी एज थी। एक झिझक थी कि इस एज में, जिस एज में जनरली लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, मैं उस एज में अपना स्पोर्ट्स शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगी, मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। 2 महीने बाद में हमारे स्टेट टूर्नामेंट्स हुए थे। मेरा पहला टूर्नामेंट था, मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन यहाँ पे स्टेट में मैंने शॉर्ट पुट, डिस्कस और जैवलिन में 3 गोल्ड मेडल, तीनों में मुझे गोल्ड मेडल मिले। तो एक थोड़ा जो मोरल होता है वो मेरा बूस्टअप हुआ। इसके बाद में मार्च 2017 में, मैंने अक्टूबर 2016 में स्टार्ट किया था, मार्च 2017 में मैंने दुबई के अंदर अपना पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, और वहां पे मैं अपनी कंट्री के लिए सिल्वर मेडल लेके आई। वो एक पल, जिस वक्त मेरा नाम वहां पे अनाउंस किया गया सिल्वर मेडल के लिए, शताब्दी अवस्थी फ्रॉम इंडिया, और जब मैंने वो टी शर्ट, इंडिया की जर्सी पहनी हुई थी जिसपे वो 5 लेटर्स लिखे हुए होते हैं, INDIA, तो वो एक पल था कि जितना मुझे मलाल था मेरी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पाने का, आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाने का, वो सब दूर हो गया। और वो एक ऐसा पल था जिस पल को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। और वहां मुझे ये लगा कि हाँ, आज मैं 121 करोड़ लोगों के का जो देश है, उस देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और उस देश के साथ मेरा नाम बोला जा रहा है। तो जो मेरा सपना था वो सपना मैं जी पाई स्पोर्ट्स के बहाने। मेरा एम है वो ओलंपिक्स है। मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, उसके लिए मैंने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गए हैं। और अभी पिछले 8 महीने से हम लोग घर में ही हैं, बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि मेरे साथ में इम्यूनिटी इशू है, मेरा हाफ बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। तो डॉक्टर ने भी मुझे मना किया हुआ है रिस्क लेने से, तो मैं अभी घर पे ही रह के तैयारी कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। अब जब वापस फील्ड पे जाएंगे तब पता चलेगा कि कितनी परफॉर्मेंस में कमी हुई है, या ओलंपिक लेवल की परफॉर्मेंस हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पर उम्मीद तो यही है कि मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं और कंट्री के लिए मेडल लेके आऊं। और अभी देखते हैं, हम ये पूरी तरह से यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 के अंदर ओलंपिक हो जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आनंद होनहारों की एक कहानी की सीरीज में। आज हमारे साथ थी जयपुर में
शताब्दी अवस्थी थी, जिन्होंने बताया कि कैसे जीवन को इन्होंने बदला, जीवन में जो समस्याएं आई उससे इन्होंने पार पाया। तो ये कहानी थी। अब हम फिर मिलेंगे एक नए शख्स के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।